CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान कहलाता है जिसको मुकाबले या कंपटीशन का एग्जाम भी कहा जाता है। CSS के लिए एज कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द एज फॉर CSS? CSS के लिए 21 से 30 साल की एज लिमिट है। कोई भी स्टूडेंट जो यकम जनवरी को एक साल की यकम जनवरी को 21 साल का हो जाता है वो CSS के लिए एलिजिबल होता है और 30 साल की उम्र तक उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। अगर यकम जनवरी को आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो उस साल आप CSS के एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकते। अलबत्ता जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, ऐसे लोग जो किसी भी गवर्नमेंट की जॉब के साथ वाबस्ता हैं, उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। इसका मतलब कि वो 32 साल तक अपनी CSS की 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं। CSS की कितनी अटैम्प्ट होती हैं? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। CSS की टोटल 3 अटैम्प्ट होती हैं। CSS एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर काफ़ी लेंथी है। एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं CSS के। CSS रिटन से लेके इंटरव्यू तक और फिर एलोकेशन तक तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा दरकार होता है। CSS के रिटन एग्ज़ाम्स 2021 तक हर साल फरवरी में होते थे। नवंबर में हर साल CSS की एडवर्टीजमेंट आती थी। इस साल थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। मुश्किल इस तरह से भी है कि जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं वो एक दिन में 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर आपने 12 पेपर देने होते हैं। पेपर आपके सुबह और शाम की शिफ्ट में होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले दिन आपका CSS के रिटन एग्ज़ाम के पहले दिन आपके इंग्लिश के ही 2-3 घंटे के पेपर होते हैं। आपका पेपर सुबह 8 या 9 बजे स्टार्ट होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद आपकी 2 घंटे की ब्रेक होती है, उसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये काफ़ी ड्रेनिंग एक्टिविटी है, काफ़ी साइकोलॉजिकली टफ एक्टिविटी है और कई तालिब इल्म इसी के अंदर थक के CSS छोड़ देते हैं। CSS रिटन एग्जाम्स 12 पेपर होते हैं, 12 पेपर होते हैं आपके सुबह और शाम आपने पेपर देना होता है। पहले 3 दिन में 6 पेपर होते हैं, फिर 1 दिन का गैप होता है, उसके बाद अगले 3 से 4 दिन में आपके रिमेनिंग 6 पेपर होते हैं। आपके पास बिल्कुल रिवीजन का टाइम नहीं होता, आपके पास बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं होता। अब आप सिर्फ आके सो सकते हैं। आप उस दौरान सिर्फ हाईलाइट्स को और आउटलाइंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो जो CSS की तैयारी है वो CSS के पेपर शुरू होने से पहले आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। उन 6 से 7 दिन में आपने सिर्फ उस एक्सटेंसिव सी एक हेल्थ जर्नी को इंजॉय करना है और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, क्योंकि एक के बाद दूसरा पेपर, दूसरे के बाद तीसरा पेपर जब आप देंगे तो आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपके मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, क्योंकि एक पेपर आपका अच्छा होता है, अगला पेपर कुछ उतना अच्छा नहीं होता, फिर अगले दिन फिर 2 पेपर होते हैं। तो एक नर्व्स की और साइकोलॉजी की एक गेम है CSS एग्जाम्स में। जो रिटन पोर्शन है उसमें आपको 12 पेपर पास करने पड़ते हैं। यू हैव टू पास 12 एग्जाम्स, जिसमें से 6 जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट का मकसद मतलब ये है कि आपने वो 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने लाजमी रखने हैं और लाजमी पास भी करने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट की जो पास परसेंटेज है वो 100 में से 40 मार्क्स हैं। तकरीबन आपने 40% नंबर लेंगे तो आप CSS के अंदर रिटन के अंदर क्वालिफाई करेंगे। CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी जो है उनका रोल सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 17,000 में से या आपके टोटल कैंडिडेट्स में से 80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश के पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स के होते हैं और फिर एक लास्ट सब्जेक्ट आपका एवरीडे साइंस, जनरल साइंस भी जिसको बोलते हैं, वो 100 नंबर का पेपर होता है। जनरल साइंस के पेपर के अंदर आपके 40% जो मार्क्स हैं वो मैथ्स के और बेसिक अरिथमेटिक के होते हैं। तकरीबन 60% मार्क्स जो है आपके जनरल साइंस के अंदर एवरीडे साइंसेस के होते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और इस तरह और कंप्यूटर साइंसेस के सवाल मौजूद। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए FPSC ने तकरीबन 40 से 50 सब्जेक्ट्स का एक कंपेंडियम प्रोवाइड किया है। उसमें से हर कैंडिडेट ने उन 40 सब्जेक्ट्स में से तकरीबन 6 सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शनल्स के। ऑप्शनल की आगे फर्दर ग्रुपिंग की जाती है, वो हम आने वाली सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि ऑप्शनल्स के ग्रुप क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुनें। क्या CSS के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। यही इसका आंसर है कि आप अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप CSS अपेयर नहीं कर सकते। क्या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर बार बार पढ़ा जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए तो डेफिनेटली उसका इम्प्रूव किया जा सकता है। CSS यकीनन एक टफ एग्जामिनेशन है और टफ हैं, इसीलिए FPSC ने 3 अटैम्प्ट्स रखी हैं।
कि कैंडिडेट्स 3 अटेम्प्ट्स के अंदर CSS को क्वालिफाई कर सकें। CSS रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आपको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती। CSS रिटन के बाद आपने कुछ मज़ीद टेस्ट और सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशन देने होते हैं, जिसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़, मेडिकल और आपका मेन पैनल इंटरव्यू जो 300 नंबर का होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आप उर्दू मीडियम में पढ़े हैं तो आप CSS नहीं कर सकते, लेकिन एक उर्दू मीडियम कैंडिडेट को इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट की निस्बतन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से सीनियर्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम स्कूलिंग से भी और ऐसे सूबों से या ऐसे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ से आके भी उन्होंने CSS में बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की हैं। अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हो, अगर आप किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं, तो आपके चांसेस यकीनन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक थिंकिंग प्रोसेस होता है, आपका बेसिक थॉट प्रोसेस होता है, आपका एक्सप्रेशन, आपकी इंग्लिश वो पहले से ग्रूम होती है बनिस्बत एक ऐसे कैंडिडेट के जिसने बिल्कुल अभी उर्दू मीडियम से पढ़ा है या उसने बिल्कुल सिंपल BA की है या बेसिक ग्रेजुएशन की है, उसको जो मेहनत है वो बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा करनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सिंपल BA की है वो पास नहीं करते, लेकिन दूसरे कैंडिडेट से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे अपने 7 साल की एक्सपीरियंस में मेरा ये तजुर्बा है कि CSS कोई एक दिन का काम नहीं है। इवन जब मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट 2015 में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था, क्लियर कर लिया था, तो मैंने 6 महीने पढ़ा था, लेकिन वो 6 महीने सिर्फ उन 6 महीनों की बेस पे मैं कामयाब नहीं हुआ था। उससे पहले एक लंबा ड्यूरेशन था। मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मेरा एक्सपोजर, मेरा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, मेरे ऐसे राइटिंग स्किल्स वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते जा रहे थे। इसकी बेसिस के ऊपर मेरा CSS करना कुछ आसान हो गया था। तो मेहनत आपको काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए करनी पड़ती है। CSS की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए? CSS की तैयारी आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकें उतना बेहतर है, लेकिन CSS की तैयारी में ये नहीं है कि आप सिर्फ CSS की तैयारी करेंगे। आपकी जो बेसिक डिग्री है, जो भी आपकी फील्ड है, जो आपका कैरियर है, आप उसके ऊपर फोकस करें। और साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, इवन कुछ लोग ग्रेजुएशन से पहले भी माइंड बना लेते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो ग्रेजुएशन से पहले CSS की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए सजेशन यही है कि वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा डेली पढ़ना स्टार्ट करें, इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस डेली स्टार्ट करें, और यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है जब तक वो ग्रेजुएट नहीं कर लेते, ग्रेजुएशन नहीं कर लेते तब तक। एलोकेशन का क्या मतलब है? एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने CSS के तमाम पेपर पास कर लिए हैं, आपने 12 रिटन एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर ली हैं, आपने मेडिकल क्लियर कर लिया, आपने साइकोलॉजिकल रिटन क्लियर कर लिए हैं, आपने साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें स्पीच, उर्दू स्पीच, इंग्लिश स्पीच, उर्दू ग्रुप डिस्कशन और आपके कमांड टास्क आते हैं, और फिर मेन आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और मेन पैनल इंटरव्यू आता है। ये तमाम स्टेजेस पार करने के बाद भी आपकी रैंकिंग बनती है और आपका मेरिट नंबर बनता है। उस रैंकिंग और उस मेरिट नंबर की बेस के ऊपर गवर्नमेंट जब अपनी सीट्स अनाउंस करती है तो बच्चों की रैंकिंग साथ मार्क की जाती है। हर सूबे की उस सूबे के कोटे और सीट्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन फिर डिसाइड की जाती है। हो सकता है पंजाब का स्टूडेंट कोई ऐसा हो जो कि मेरिट में और रैंकिंग में बाकी सूबों से ऊपर हो रैंकिंग वाइज, लेकिन क्योंकि उनकी सीट्स कम है या उस पर कंपटीशन टफ है तो उसकी एलोकेशन नहीं होगी। CSS क्वालिफाई करना एक चीज़ है। CSS क्वालिफाई करने के बाद आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है, आप CSS क्वालिफायर होते हो, आप अपनी रिज्यूम या CV में मेंशन कर सकते हैं कि आपने CSS क्वालिफाई किया है, द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ पाकिस्तान। बट आपको 17 स्केल की सीट एलोकेट नहीं होती, क्योंकि सीट्स का और पासिंग का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि वो जब रिटर्न की तैयारी करें तो उसको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक अपने मद्देनज़र रखें कि हमने इंटरव्यू भी क्लियर करना। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो स्टार्ट से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। CSS में हर सूबे का कुछ कोटा होता है, हर सूबे की सीट्स डिवाइडेड होती हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आपने टॉप 150 के अंदर आना है एलोकेशन के लिए। अगर आप टॉप 150 के अंदर नहीं आते तो आपके चांसेस बहुत स्लिम हैं कि आप क्वालिफाई तो आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं, आपको कोई सीट मिलेगी। रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं? मेरी सजेशन ये है कि आप एक रिकमेंडेड बुक FPSC की पढ़ें, एक या दो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें FPSC की। और FPSC ने अपने सिलेबस के नीचे आउटलाइंस के नीचे रिकमेंडेड बुक्स दी होती हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स और रिकमेंडेड बुक्स। उसमें से आप एक या दो ऐसी बुक्स चूज़ करें हर सब्जेक्ट की, और एक बुक आप किसी लोकल पब्लिशर की, किसी एकेडमी की, किसी लोकल राइटर की, किसी नोट से आप उसको पिक कर लें। उसका फ़ायदा ये है कि नोट से, लोकल पब्लिशर की बुक से आपको
हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिल जाती हैं, जो कि हमारे बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमें पढ़ने की आदत होती है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ। जब आप बेसिक आपको टॉपिक की समझ लग जाएगी कि इसकी हेडिंग क्या है, इसकी सब हेडिंग क्या है, इसको हम किस तरह से इस टॉपिक के अंदर है क्या, उसके बाद आप जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक सब्जेक्ट, उसके बाद आप रिकमेंडेड बुक उठाएं जो FPSC की है, और उस FPSC की रिकमेंडेड बुक से अपने जो आपका बेसिक नॉलेज है उसको फिर टॉप अप करें और अपना स्किल अप करें, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करें उन तमाम रिकमेंडेड बुक्स। CSS करने के बाद होता क्या है? अक्सर लोगों को सिर्फ यही पता है कि CSS कर लेंगे तो मौज ही मौज होगी। ये कंसेप्ट है सोसाइटी का। CSS नो डाउट पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस और प्रिविलेज सर्विसेज है। क्या CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं? जी हाँ, CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लगा जा सकता है, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप CSS करके ASP या AC ही बनेंगे। CSS पास करने के बाद आपके रैंकिंग और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग 12 महकमों में आपको किसी न किसी जगह मिलेगी, अगर आपकी एलोकेशन होती है। अगर आपकी एलोकेशन नहीं होती तो उन 12 के 12 महकमों में भी आपको जगह या सीट नहीं मिलेगी। विच सब्जेक्ट्स शुड वी चूज फॉर ऑप्शनल्स? CSS के लिए कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स, तकरीबन हर एस्पायरेंट के दिमाग में होता है जब वो CSS करना स्टार्ट करता है, और जितने भी CSS के टीचर्स हैं, कोचेज़ हैं, मेंटर्स हैं, उन सबसे ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है। मैं अपने 7 साल के CSS एक्सपीरियंस से और मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैंने 3 डिफरेंट अटैम्प्ट्स में दिए हैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ तरीकाकार है जो मैंने डिटरमिन किया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने कुछ CSS का कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले करनी। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने जहन में ये डिटरमिन रखना है कि आपकी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट तब होगी जब आपके ऑप्शनल पेपर आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। अगर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किए तो दिस इज़ नॉट द डे कि आप काउंट करें कि आज से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। द डे यू सेलेक्ट योर ऑप्शनल्स, उस दिन से आपकी CSS प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू सेलेक्ट ऑप्शनल इज कि आपने FPSC की वेबसाइट पे जाना है और PDF फॉर्मेट के अंदर FPSC पे की वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है, वो सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करना है और उस सारे सिलेबस को गो थ्रू करना। सिलेबस गो थ्रू करने का मकसद ये है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आप ऑप्शनल्स रखना चाहते हैं, आप उनको सर्कल करें, उसको हाईलाइट करें, उसको कॉपी कर लें किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है तो उसको हाईलाइट करें, और फिर उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस को थॉरोली आपने स्टडी करना है। बाय थॉरो स्टडी आई मीन कि आपने उन सब्जेक्ट्स को अच्छा एक एक जो आउटलाइन है उस सिलेबस की, उसको आपने गौर से पढ़ना है। वंस आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस पढ़ ली हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आपने 40 के 40 सब्जेक्ट्स या 50 के 50 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है या आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस सिलेबस से, FPSC के सिलेबस से कुछ 8 से 10 सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करें जो कि आपको इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हो। उन 8 से 10 सब्जेक्ट्स की आपने फिर आउटलाइन पढ़नी है। जब आप आउटलाइन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है। 2016 से लेके 2021 तक के आपने 6 साल के पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं। 2016 इसलिए क्योंकि उससे पहले सिलेबस कुछ डिफरेंट था, सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, पेपर सेटिंग का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट था, तो एक तरह से वो काइंड ऑफ इररेलेवेंट हो जाता है 2016 से पुराने पेपर्स, स्पेशली ऑप्शनल चूज करने के लिए। ऑप्शनल चूज करने के लिए आपने 2016 से 2021 के पास्ट पेपर्स देखने हैं। एक साइड पे आपने आउटलाइंस रख लेनी है और दूसरे साइड पे आपने उन पास्ट पेपर्स को रखना है। अब आपने उन पास्ट पेपर्स को भी थॉरोली स्टडी करना है, और जैसे जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उनके क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, आपने अपने दिमाग के अंदर आंसर सोचते रहना है कि इसका मैं आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कि नहीं। आपको बहुत से कोचेज, बहुत से टीचर्स, बहुत से मेंटर्स ये बताएंगे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपने चूज करना है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट एक सिर्फ ट्रेंड है, एक हाइप है, एक मिथ है मेरे अकॉर्डिंग। आई मे बी रॉन्ग, या कुछ डिफरेंट लोगों का इस बारे में डिफरेंट नजरिया हो सकता है, लेकिन मैंने यही देखा है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट आता ही नहीं है, एक सब्जेक्ट जो आपके बैकग्राउंड से रिलेट ही नहीं करता, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेट ही नहीं करता, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें अच्छा स्कोर क्या वो तो दूर, आप उस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे, आप उस सब्जेक्ट में अपने 33% मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप पास ही नहीं कर सकते, या अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, या अगर आप उसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाते, तो फिर ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे एट द एंड ऑफ दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं होते, कुछ सब्जेक्ट्स वाकई स्कोरिंग होते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप स्कोर अच्छा लेके दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर बर्तरी लेके आ सकते हैं। जो हमारे टॉपर्स होते हैं CSS के, उनके ऑप्शनल्स की चॉइस बहुत अच्छी होती है, उनके ऑप्शनल्स का स्कोर बहुत अच्छा होता है।
बट डिफरेंस ये है कि उनका ऑप्शनल का स्कोर इसलिए अच्छा होता है कि उनको उन ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है, उन पे उनको कमांड होती है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी से सुन के वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, नहीं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनकी फील्ड का टॉपिक हो सकता है, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर उनको हमेशा से इंटरेस्ट था। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऑप्शनल बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, और मेरी सजेशन यही है कि आप हर ऑप्शनल को चूज करने के लिए 1 या 2 दिन लगाएं। हर ऐसे सब्जेक्ट को जिस पे आपको डाउट है, या अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइसेस हैं जिसमें से आपने एक सब्जेक्ट चूज करना है, तो फिर आप 2 दिन का टाइम लें। एक दिन आप पास्ट पेपर्स पढ़ें, एक दिन आप आउटलाइंस पढ़ें, और फिर उसके ऊपर कुछ टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक और फैक्टर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के अंदर हेल्पफुल होता है वो ये है कि आपको एमसीक्यूज भी देखने चाहिए पास्ट पेपर्स के अंदर से। अब जब आपने एमसीक्यूज देखने हैं पास्ट पेपर्स के अंदर से, तो फिर 2016 की लिमिट नहीं है, आप पुराने पेपर्स भी देख सकते हैं। एमसीक्यूज को स्टडी करने का मकसद ये है कि सीएसएस के अंदर जो एलोकेशन और नॉन एलोकेशन है ना, वो एक नंबर की गेम होती है। अगर आपके एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको आते हैं, तो फिर आपका चांस जो हाई स्कोर का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एमसीक्यूज योर 1 क्वेश्चन 120 मार्क्स क्वेश्चन, अगर उस एमसीक्यूज के अंदर अगर आपने 16 या 17 स्कोर कर लिया तो यू आर डूइंग वेरी गुड और यू हैव डन वेरी गुड। अब अगर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट आपने उठा लिया जिसका अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, जिसकी आपको हिस्ट्री नहीं पता, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि उस सब्जेक्ट को थॉरली स्टडी किया जा सके, तो फिर आप उसके एमसीक्यूज के अंदर मार खाएंगे। बनिस्बत एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपने सारी जिंदगी फील्ड में पढ़ा है, या आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, या उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसके एमसीक्यूज आप इजीली परफॉर्म कर सकें। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के अंदर हेल्पफुल होता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के अंदर कंसीडर करने हैं। नंबर 1 फैक्टर इज एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस की सारी आउटलाइंस पढ़नी है। फैक्टर नंबर 2 इज आपने अपने पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं 6 साल के, और उन 6 साल के पास्ट पेपर्स के अंदर से क्वेश्चंस रीड करने हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करनी है। नंबर 3 इज आपने एमसीक्यूज का कंपेंडियम डाउनलोड करना है। आपको डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से या डिफरेंट यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। अभी आने वाली वीडियोस के अंदर एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर भी बेस करेगी कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 3 थिंग इज कि आपने एमसीक्यूज देखने और एमसीक्यू चूज करने। जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, जिस सब्जेक्ट को लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट आपने चूज कर लेना। और ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी ट्रेंडी सब्जेक्ट भी है, बट जब आप उसको पढ़ते हैं तो दैट इज़ अ लॉ। और अगर आपने उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकेंगे, आप उसका पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट इज़ लॉ। और लॉ के अंदर आप पेपर के अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। तो ये 3 टिप्स हैं मेरी, आपको ऑप्शनल चूज करने के अंदर हेल्प करेंगी। और ऑप्शनल पेपर ने आपका एंड्स को डिटरमिन करना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं, 1 दिन 2 दिन, या अगर आप उससे भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो अगर आप ने 2 साल के बाद अगर आपने सीएसएस प्लान किया है, या अभी आप अंडर ग्रेड हैं और आप 3-4 साल बाद सीएसएस प्लान करना चाहते हैं, तो फिर आप 5-5 दिन 7-7 दिन 1 हफ्ता भी एक ऑप्शनल पेपर लगा सकते हैं। आपको पढ़ना, डिफरेंट ऑप्शंस पढ़ना, डिफरेंट ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस पढ़ना, ये कभी भी नुकसान नहीं देगा, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन। ज़िंदगी में आपने कुछ भी स्टार्ट करना होता है, वो आपकी किसी भी किस्म की तैयारी अगर आपने स्टार्ट करनी है, कोई बुक स्टार्ट करनी है, राइटिंग स्टार्ट करनी है, आर्टिकल स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। स्टार्ट कहाँ से करना है ये उससे भी मुश्किल है। इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे आपकी सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना आसान हो जाएगी। हम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक मॉडल फॉलो करते हैं जिसको एजाइल मेथोडोलॉजी कहा जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आप किसी भी चीज़ को एक लार्ज चंक के अंदर या एक लार्ज पार्ट के अंदर नहीं कर सकते, आपने उसको छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है ताकि आप अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें और आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। अगर आप एक बहुत बड़ा टास्क रखेंगे, एक बहुत बड़ा गोल रखेंगे, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर हम टेक्निकली चलें तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, वो ये है कि आपने डिटरमिन करना है कि आपने कौन से साल सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है। फर्स्ट थिंग टू डू इज टू डिटरमिन द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर सीएसएस। वंस आपने एक साल चूज कर लिया है, नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद या इसी साल, तो उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनानी।
उसके बाद से आपने अपने ऑप्शनल पेपर्स चूज़ करना स्टार्ट करना। CSS एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 1 साल पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, कि वो पॉइंट आपका वो होगा जब आपके ऑप्शनल्स डिटरमिन हो चुके होंगे। आप अपने ऑप्शनल्स के ऊपर रिसर्च करके अब आप CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। वंस यू हैव डाइव्ड इन द CSS जर्नी, तो उसके बाद आपने आपकी हर चीज़ CSS से रिलेट करनी चाहिए। द टफेस्ट हर्डल इज CSS essay, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा 1 साल चाहिए। उस 1 साल के अंदर आपके ओपिनियंस बिल्ड होंगे, उस 1 साल के अंदर आपकी राइटिंग पावर इंप्रूव होगी, उस 1 साल के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, उस 1 साल के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स बैक्ड होंगे बाय फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। CSS essay की जो प्रिपरेशन है वो थ्रू आउट योर CSS जर्नी चलेगी, राइट फ्रॉम द डे 1 till the day you attempt the CSS essay in the examination center. Second thing after CSS essay is current affairs, जो कि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जो डेली बेसिस के ऊपर आपका ओपिनियन बिल्ड होता है। ऐसे और करंट अफेयर्स आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन तकरीबन पूरा साल चलती है। ऐसे आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, अपनी राइटिंग पावर स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, और करंट अफेयर्स आपके हर पेपर के अंदर यूज़ होना है किसी ना किसी तरह। ऐसे के अंदर भी करंट अफेयर्स यूज़ होता है। हो सकता है जो आप ऐसे अटैम्प्ट करें वो किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक का ही ऐसे हो। फिर आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपका करंट अफेयर्स यूज़ होता है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है, आपका जो भी ऑप्शन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स को रिलेट कर सकते हैं फैक्ट्स देने के लिए, स्टैटिस्टिक्स देने के लिए, या अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर भी, वो आपके करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आपको अप टू डेटेड रहना पड़ता है करंट अफेयर्स के साथ। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। डॉन बहुत ज़्यादा CSS के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो डॉन इज़ अ गुड न्यूज़पेपर जो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करता है, आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव करता है। और डॉन के जो एडिटोरियल जो ओपिनियंस हैं वो आपने लाजमी पढ़ने हैं, जिनसे आपके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको एक डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ओपिनियन। बट अगेन, आपने जो ओपिनियन है, आपका ओपिनियन न्यूट्रल होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो ये सारा कुछ आप तकरीबन 1 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। ये किसी एक दिन के अंदर बिल्डअप नहीं हो सकता। इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो आपकी इंग्लिश की प्रेसी है। और इंग्लिश की प्रेसी तब अच्छी होगी जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी दोनों ही ऐसे पेपर हैं जिसमें तकरीबन 17,000 में से 16,000 बच्चे फेल होते हैं। तो इंग्लिश प्रेसी की प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रेसी के रूल्स, ये भी आप डेली बेसिस पे करेंगे। और इंग्लिश प्रेसी की तैयारी को CSS की तैयारी के साथ करने का फ़ायदा ये है कि इंग्लिश प्रेसी होती है एक किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को 1/3 में डिवाइड करना। तो जब आप एडिटोरियल्स, ओपिनियंस पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी हाइलाइट्स बनाएंगे, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी वो डेली की प्रैक्टिस। और एट द एंड ऑफ द डे इन द एग्जामिनेशन और 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, वो सारी प्रेसिस जो आपने डिफरेंट टॉपिक्स की लिखी होंगी, वो ना सिर्फ आपकी प्रेसी में हेल्प करेंगी, बल्कि आपको रिवीजन के अंदर नोट्स में भी हेल्प करेंगी। आपने डिफरेंट टॉक शोज देखने हैं, आपने डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ने हैं, डिफरेंट कॉलम्स पढ़ने हैं, और इन सब से आपने अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपने डिफरेंट फैक्ट्स उठाने हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल सर्वेज आपने पढ़ने हैं, जो आपको स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जेन्युइन वेबसाइट से। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहाँ से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करने हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की होंगी, वो आपका एक कंप्लीट पूरे साल का आपके नोट्स, आपके आउटलाइंस बनती जाएंगी आपकी सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी के अंदर, जो आपको लास्ट मंथ में, अगर फेब में एग्जाम होते हैं तो जनवरी में, वो आपको हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, MCQs फिल करना स्टार्ट करने हैं। आप हर सब्जेक्ट के जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कुछ टाइम निकाल के डेली बेसिस के ऊपर MCQs परफॉर्म करेंगे। Each and every mark is important, especially for Punjab candidates. This statement is coming from someone who has cleared CSS twice but couldn't get allocation. तो it means कि एक नंबर important है, और उसके लिए आपको जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें आप, वो आपने करनी है। आपका MCQs का जो बैंक है वो आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का MCQs का बैंक, डेट, फैक्ट्स, फिगर आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। 2020 में और 2021 में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं वो स्ट्रिक्टली MCQ बेस्ड थे, क्विज बेस्ड थे। कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, कोई उसके अंदर सजेशंस नहीं लिए गए, सिर्फ MCQ टाइप इंटरव्यूज़ हुए हैं। फाइनल इंटरव्यूज़ 2022 में और 2021 में। 2022 से पहले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो ओपिनियन बेस्ड होते थे, जैसा कि आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखते हैं। इस तरह के ओपिनियन और क्विज बेस्ड इंटरव्यू होते थे, जिसके अंदर टोकन क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, बट साथ ओपिनियंस भी पूछे जाते थे। अब 2021 और 2020 में जो पैनल था वो सिर्फ क्विज क्वेश्चंस पूछता है, सिर्फ MCQs टाइप क्वेश्चन पूछता है, और वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
राइट फ्रॉम द डे 1 टिल द फाइनल डे आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, अपनी प्रेसेस होनी चाहिए, हैंड रिटन हो या सॉफ्ट कॉपी में हो, जहाँ से भी आप इजीली रिवाइज कर सकें। जब CSS के एग्जाम स्टार्ट होते हैं तब रिवीजन का टाइम नहीं होता। आपकी प्रेपरेशन CSS स्टार्ट होने से पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले वाइंड अप हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन अ नटशेल, जिस दिन से आपकी CSS प्रेपरेशन स्टार्ट होगी उसी दिन से आपकी ऐसे की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए, उसी दिन से आपकी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए और उसी दिन से आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड प्रेसी की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। Because it's a world full of technology, because if it's an era that revolves around technology, throughout our days and throughout our nights we are working on cell phones, cellular phones, smartphones and using different type of technologies, TV and antenna. So technology की help कैसे ली जाए CSS करने में? आप अपना जो भी प्लेटफॉर्म है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बिलीव मी दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर CSS। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करूंगा, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं CSS का एम अचीव करने के लिए। सबसे पहले YouTube आता है आपके पास। YouTube के ऊपर आप सिंपली सर्च करें हाउ CSS के कीवर्ड्स लिख के हर बेसिक क्वेश्चन, ये वीडियो भी आप YouTube पे देख रहे हैं, हर बेसिक क्वेश्चन, हर आपका क्यूरी आपको YouTube के ऊपर एक रिलायबल रिसोर्स के साथ मौजूद मिलेगी। इवन CSS के बेसिक क्वेश्चंस के अलावा तमाम ऐसे क्वेश्चंस या तमाम आपके टॉपिक्स जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं वो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ऐसे तमाम चैनल जो CSS का बहुत अच्छा कंटेंट रखते हैं, ऐसे तमाम इंटरनेशनल चैनल जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं, वो उस वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। सेकंड प्लेटफॉर्म जो कि डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है वो फेसबुक है। फेसबुक के ऊपर मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो कि डिफरेंट मेंटर्स और डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट आपके कोचेज ने स्टार्ट किए हुए हैं। उन तमाम पेजेस के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हर तरह का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और हर तरह की हेल्प ले सकते हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस का वहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है। तो जब आप सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट CSS के ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो जब आप लॉगिन किया करेंगे, आपकी जो टाइमलाइन है, जो आपकी न्यूज़ फीड है, उसके ऊपर CSS से रिलेटेड कंटेंट ही चलेगा। फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिथम इट वर्क्स इन अ वे कि आप जो भी सर्च करेंगे या आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आपको उससे रिलेटेड स्टफ दिखाएगा। तो अगर आपने CSS को डिफरेंट जगह पे सर्च किया है या आपने कुछ वीडियो CSS की यूट्यूब पे देखी हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की देखी हैं या फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, तो उन तमाम उनका एल्गो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा CSS की वीडियोस जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही प्रेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आपका सोर्स इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे भी वो तमाम जो चैनल्स हैं, वो तमाम मेंटर्स, कोचेस जो आपको फेसबुक पे मिलेंगे वो इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे भी सिमिलर पैटर्न पे आप जो भी सर्च करेंगे आपको उसका कोई ना कोई पेज, आपको उसका कोई ना कोई इंस्टा प्रोफाइल मिल जाएगा और आपकी सर्च के अंदर, सर्च एल्गोरिथम के अंदर भी CSS रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स आ जाएंगे। एक और प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता था CSS की स्टडी के लिए वो था Pinterest। Pinterest के ऊपर आपको CSS रिलेटेड स्टफ उस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर टॉपिक ऑफ चॉइस के ऊपर कोई ना कोई आपको एक पिन के अंदर, जो Pinterest का फॉर्मेट है, एक इन्फोग्राफिक के अंदर आपको उस टॉपिक की बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप VN के लिए वो इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए उन इन्फोग्राफिक से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल इंटरनेशनल मैगजीन्स, अगर आप सिंपली गूगल पे जाके किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन के साथ PDF लिखें या किसी भी इंटरनेशनल टॉपिक के साथ मैगजीन लिख के PDF लिख दें तो आपको उसका मैगजीन अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट, आपके पास मंथली मैगजीन्स आते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको अच्छा खासा CSS का कंटेंट मिल सकता है। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं। एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और ऐसे तमाम लोग जो कि CSS पास कर चुके हैं या CSS क्वालिफाइड हैं, PMS क्वालिफाइड हैं, कॉमन ट्रेनिंग के अंदर हैं, स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर हैं, फील्ड के अंदर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आप उन सबको फॉलो करें। उनसे, उनके ट्वीट से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर इनपुट मिलती है, उनके ट्वीट से आपको थॉट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नैरेटिव्स मिलेंगे, कुछ आपको पॉजिटिव लगेंगे, कुछ नेगेटिव लगेंगे, बट डिफरेंट सेट ऑफ नैरेटिव्स जो हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसी तरह पॉलिटिशियंस को, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस को, US प्रेसिडेंट्स को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं।
इस सब से होगा क्या? जब आपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपने CSS रिलेटेड स्टफ को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो फिर आपकी CSS जर्नी में जब आप फ्री टाइम पे, लेजर टाइम में भी आप बैठ के इन चैनल्स को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी तैयारी के अंदर आपकी हेल्प करेगी। एक लास्ट ऐप, एक बोनस ऐप, मोबाइल ऐप है जो मैं आपको बताऊंगा जो आप CSS के लिए हेल्प कर सकते हैं। उसका नाम है क्विज़अप। क्विज़अप एक इंटरनेशनल ऐप है, एक ऐसी ऐप है जिसको डिज़ाइन किया गया है इन अ मैनर कि वहाँ पे आप डिफरेंट क्विज परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्विज परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ चैलेंजेस कर सकते हैं। इट्स अ फन प्लस इन्फॉर्मेटिव ऐप, लेकिन CSS के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि उसके ऊपर हर टॉपिक के क्विज मिलेंगे। अगर आपने आज कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है तो आप उस टॉपिक को वहाँ पे सर्च करें, आपको उसका क्विज मिल जाएगा, उस सब्जेक्ट का क्विज मिल जाएगा। और अगर आप 2 या 3 पार्टनर हैं या आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप एक दूसरे को डिफरेंट क्विजेस के अंदर चैलेंज कर सकते हैं और आपको स्कोर भी मिलेगा, वो एक फन एक्टिविटी भी बन जाएगी और उसके साथ साथ आपका जो MCQ बैंक है और MCQ प्रेपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन अ नटशेल, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जो आप डेली सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक क्विज़अप, ये सारी आपको CSS की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये सवाल करते हैं कि आपने ऐसे कैसे क्लियर किया। CSS एग्जाम्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा टफ CSS ऐसे होता है और तकरीबन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS ऐसे के अंदर फेल हो जाते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बिगिनर नहीं है। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से फर्स्ट टाइम CSS ऐसे की तैयारी स्टार्ट करनी है। बट दिस वीडियो इज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स जो या तो CSS में अपेयर होने जा रहे हैं या वो एक दफ़ा CSS ऐसे की बेसिक्स कवर कर चुके हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल की है या अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश भी नहीं है और अगर आपने कभी CSS ऐसे या किसी भी लाइफ में किसी भी तरह का ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया तो फिर आपको 100% किसी मेंटर की या किसी टीचर की, किसी गाइड की ज़रूरत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी CSS प्रिपेयर कर चुके हैं या CSS ऐसे की प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आउटलाइन बनानी आती है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैंने खुद यूटिलाइज़ की थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा CSS ऐसे मैंने क्लियर किया है। उसके अंदर मैंने खुद जो स्ट्रक्चर यूज़ किया, जो टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की, वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगा। हो सकता है किसी CSS क्वालिफाइड कैंडिडेट की राय इससे डिफरेंट हो या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट की टेक्निक्स इससे डिफरेंट हो, किसी मेंटर की टेक्निक्स इससे डिफरेंट हो, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 3 अटैम्प्ट्स दिए 2015, 2016 एंड 2021 में और तीनों अटैम्प्ट्स में मेरा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर था। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नेसेसरी है कि उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए। दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई SOPs होते हैं। CSS भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड गिवन नहीं है या फिर ऐसे का कोई स्ट्रक्चर गिवन नहीं है। CSS में FPSC अपनी आउटलाइंस में भी रिकमेंड करता है कुछ रूल्स। हर साल FPSC की एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो ऐसे की गाइडलाइंस बताते हैं जो FPSC का अपना रिकमेंडेड मेथड है। कुछ गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो FPSC ने पास्ट ईयर्स में FPSC के एग्जामिनर ने CSS ऐसे को किस तरह एक नटशेल के अंदर क्रैक किया है। CSS एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो ऐसे की बेसिक मिस्टेक्स, फ्लॉज और रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो इस तरह से हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एसेस वर डल, monotonous and crammed. Repetition of stereotypical information. Candidates lack sense of essential features of comprehensive essay. Dull, monotonous and crammed का मतलब यही है कि आपका ऐसे बोरिंग ना हो, आपका ऐसे सिंगल टून में, सिंगल लेंथ में ना चल रहा हो, क्रैम ना हो, रटाई बुक्स से आपने CSS कैसे रटा ना मारा हुआ हो कि कोई भी टॉपिक आया उसके ऊपर आप एक ही रटा ऐसे लिखने लग गए हैं। स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम में, अगेन ये रटाफिकेशन की एक एग्जांपल है कि अगर आपने ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट बनाया हुआ कोई ऐसे अटेम्प्ट करने का तो आप स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन जो हर अकेडमी या हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगी वही एज इट इज़ अगर आप पेपर के अंदर छाप देंगे तो वो एग्जामिनर के लिए स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन है। एसेंशियल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे फीचर्स, हर ऐसे के अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव फीचर होते हैं, उसकी बॉडी होती है, उसकी आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, ऐसे में पूछा क्या हुआ है, ये सारे ऐसे के एसेंशियल
फीचर्स होते हैं, उसके अंदर आपने कोहेरेंस रखी है, उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि नहीं, ये सब ऐसे के एसेंशियल फीचर्स होते हैं। कैंडिडेट्स शुड फोकस ऑन क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड एसे। जब एफपीएससी का एग्जामिनर कहता है कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एसे मेंटेन करना है, तो उसमें आप साथ कुछ क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड एसे या कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ एसे भी बता देता है, जिसके अंदर ऐसे के स्टैंडर्ड्स जो एफपीएससी के एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर आए हैं वो ये हैं कि ऐसे की आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे का कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए, और ऐसे की जो लैंग्वेज है, बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर है आपकी, वो ठीक होनी चाहिए। कैंडिडेट्स लैक्ड क्रिटिकल आर्ग्यूमेंटेशन। कैंडिडेट्स ने अपनी आर्ग्यूमेंटेशन कोई अगर टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स उसमें क्रिटिकल नहीं दिए या बिल्कुल बेसिक नॉलेज उसमें शेयर किया। इररेलेवेंट एंड इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने ऐसे के अंदर दी है वो इररेलेवेंट है या फिर इनएडिक्वेट है, काफ़ी नहीं है, नामुनासिब है, या फिर इररेलेवेंट है, रेलिवेंसी नहीं रखती जो टॉपिक्स कैंडिडेट ने सेलेक्ट किए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट्स करते हैं ऐसे के एग्जाम में, दैट इज फेलियर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। फेल्ड टू एक्सप्रेस द टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आउटलाइन वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। फेल्ड टू ग्रास्प द टॉपिक ऑफ द एसे। ये जो लास्ट 3 बातें एग्जामिनर कहता है, इसके अंदर इसका मतलब है कि उसके कैंडिडेट को टॉपिक स्टेटमेंट समझ नहीं आई। कुछ कैंडिडेट्स जो बिल्कुल नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, ये फर्स्ट टाइम सीएसएस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो आउटलाइन ही नहीं ड्रॉ करते, और आउटलाइन एफपीएससी ने अपने एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर मांगी है, तो इट इज मैंडेटरी। मल्टीपल एंगल्स मिसिंग थे, इसका ये मतलब है कि मल्टीपल एंगल से आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इस तरह के तमाम एंगल्स आपने ऐसे के अंदर कवर करने। एक लास्ट चीज जो एग्जामिनर ने रिपोर्ट के अंदर मेंशन की है, उसके अंदर एग्जामिनर कहता है कि द एसे इज लैक्ड रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स आपने डालने हैं जब भी आपने आर्ग्यूमेंट देना है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कोई पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, या अगर आप एजुकेशन के मसाइल बता रहे हैं, या पॉपुलेशन के मसाइल बता रहे हैं, या अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, टेररिज्म का रेट बता रहे हैं, तो आपके पास कुछ बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि वॉर इन टेररिज्म के बाद पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, मुआशी हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, या सुसाइड बॉम्बिंग ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो यू शुड हैव सम आर्ग्यूमेंट टू बैक दिस, तो यू शुड हैव सम फैक्ट्स टू बैक दिस कि 2001 में 9/11 से पहले पाकिस्तान में, टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सुसाइड बॉम्ब्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे और रिपोर्ट में डिफरेंस होता है। इतने ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं डाल देने कि वो ऐसे ना लगे, बल्कि वो एक रिपोर्ट लगे, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है ऐसे में और रिपोर्ट के अंदर। ऐसे के अंदर आप नॉमिनल और जहाँ पे असेंशियल है वहाँ पे लाजमी फैक्ट चेक डालें, आप वहाँ पे फैक्ट्स के साथ अपना आर्ग्यूमेंट बैक करें, बट ये ना लगे कि आपने ऐसे नहीं लिखा, ग्रामर नहीं लिखी, बट आपने सिर्फ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट दे दी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर चुके हैं, तो ये सारी बातें वो हैं जो एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि एफपीएससी की कोई एग्जामिनर की रिपोर्ट होती भी है, और अगर होती है तो उसके अंदर उसने क्या डिमांड किया। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सट्रैक्ट बताए हैं पिछले 5 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट से, जिन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत नेसेसरी है, स्पेशली ऐसे पेपर के अंदर। जैसे कि हमने वीडियो के टाइटल और वीडियो के कैप्शन में देखा है, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने सीएसएस के 3 एसेस 3 अटेम्प्ट्स में कैसे क्लियर किए। मैं अपने आप को कोई सीएसएस का एसे का गुरु क्लेम नहीं करता, ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने जो आपको गाइडेंस दी है वो हार्ड एंड फास्ट है, एग्जैक्टली वही फॉलो करनी है। बट ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ किया 3 अटेम्प्ट्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, ये अल्लाह ताला का खास करम है। कुछ बातें ऐसी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तीनों एसेस के अंदर, तीनों ऐसे पेपर के अंदर, तीनों दफ़ा जो मैंने पास किया उसके अंदर मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा। नंबर 1 थिंग इज़, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, रिगार्डलेस कि वो कॉमन टॉपिक है। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि ऐसा, कुछ गाइड्स भी कहते हैं कि ऐसा टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना जो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करें, या अगर आपको बहुत ईजी टॉपिक लग रहा है तो वो मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर फेल होने की चांसेस ज़्यादा है। नहीं, अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर ग्रास्प है, अगर आपके पास उसकी प्रेपरेशन है, आप ऑलरेडी उस पर ऐसे लिख चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, या वो टॉपिक अगर आपके जॉनर के अंदर आता है, तो फिर आप उस टॉपिक को डेफिनेटली उसको चूज़ करें और उसको आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि ये वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर सबसे कॉमन मोस्ट एसेस पिक किए थे। इस दफ़ा भी 2021 के टाइम में भी मैंने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक चूज़ किया, जो कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन ने चूज़ किया था।
एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू पास दैट। का मतलब ये है कि अगर आपको टॉपिक आता है तो आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें, आप इस चीज़ में ना जाएं कि वो सारी पॉपुलेशन ने या बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी यही टॉपिक चूज़ किया तो हम किसी यूनिक वे में चले जाएं। हाँ, अगर आपको 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट कमांड है और अगर आपका उसके ऊपर आपको टॉपिक समझ आ गया, आपके पास उसमें एसेंशियल डाटा है, तो फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ कर लें जो मेन स्ट्रीम से हट के हो, बट वो आपका मेन टॉपिक होना चाहिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे अपने 7 साल के CSS एक्सपीरियंस में 2015 से 2021 तक इस सारी जर्नी के अंदर मैंने जो एक चीज़ CSS के बारे में मैं डेड श्योर हूँ कि CSS एग्जामिनर जिसको फॉलो करते हैं, दैट इज स्टिकिंग टू द बेसिक्स। आपके बेसिक्स ठीक है तो आपके ऊपर इमारत खड़ी होगी। इट्स जस्ट लाइक आपकी बेस अच्छी है तो ऊपर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर आपकी बेस वीक है तो बिल्डिंग आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बना लें वो सस्टेन नहीं करेगी। तो आपने हमेशा बेसिक्स से जाना है, क्लासिकल वे, कन्वेंशनल वे से जाना है, और उसके ऊपर अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करें, जितना ज़्यादा आप एफर्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी कमांड अच्छी है उसके ऊपर उसको उतना फिलअप कर लें, लेकिन आपने बेसिक से डेविएट नहीं करना। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक सेंटेंसेस में अगर आप अपना लॉजिकल वे में, कॉन्फिडेंट वे के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, जो बात आपसे टॉपिक में पूछी गई है उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने हर पैराग्राफ के अंदर बात को क्लियरली समझा सकते हैं, इवन दो कि अगर वो बेसिक इंग्लिश में ही क्यों ना हो, तो आप अपना ऐसे क्लियर कर लेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि फ्रेजेस यूज़ करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यूज़ करने के लिए, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी अपनी एक्सप्रेस करने के लिए, फ्लॉरी इंग्लिश लिखने के लिए ऐसे के अंदर सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका जो ऐसे है वो एक्सेप्शनल इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सेप्शनल इंग्लिश लाइन्स उसके अंदर इस्तेमाल की जाएँ जो कोहेरेंट ना हो, जो कि सेंस ही ना बनती हो, या अगर आपको यूज़ ही नहीं करना आता, सिर्फ ज़बरदस्ती आपने फ्रेज फिट कर दिया तो ये बहुत नेगेटिव जाता है। मैंने अपने तीनों एसेस के अंदर बिल्कुल क्लासिकल वे में, कन्वेंशनल वे में, सिंपल टॉपिक को समझ के और उसके ऊपर कोई बेसिक इंग्लिश के अंदर एसेस लिखे थे। हाँ, जहाँ कोटेशन यूज़ होती थी वहाँ कोटेशन यूज़ की, बट एक्सेसिव कोटेशन यूज़ नहीं की। एंडिंग कोटेशन से मैंने किए अपने ऐसे, और किसी फैक्ट्स एंड फिगर से कंक्लूजन पे मैंने टाइम लगा के लिखा, बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं की, क्योंकि वो कभी कभी नेगेटिव चली जाती है अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया है, तो आप रेगुलरली 1 साल या 6 महीने का अगर आपके पास ड्यूरेशन है तो आप अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करें और ऐसे को किसी मेंटर को, किसी गाइड को, किसी टीचर को लाजमी चेक करवाएं। अगर आपका CSS एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद है या इवन 2-3 हफ्ते के बाद है, तो मिनिमम आपने 3 एसेस आपने लाजमी लिखने। पेपर से पहले सिर्फ 3 एसेस लिखने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 ऐसे आपने 2.5 घंटे कमरा बंद करके, रूम बंद करके, लाइब्रेरी में या किसी भी ऐसी जगह पे जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वहाँ पे बैठ के डेडिकेटेड 2.5 घंटे आपने ऐसे लिखना है। जब आप प्रैक्टिस एसेस लिखेंगे तो आपने अपने आप को कोई भी प्री डिटरमिन्ड ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना, आपने पास्ट पेपर उठाना है, उसके अंदर से 10 ऐसे देखने हैं और आपने उसी टाइम उन 10 ऐसे में से अपना एक टॉपिक चूज करना है जो कि आप एग्जैक्टली पेपर वाले दिन परफॉर्म करेंगे, या इसी तरह से आप पेपर वाले दिन परफॉर्म करते हैं कि आपके हाथ में पेपर आता है, आप सारे टॉपिक्स को देखते हैं और उसके बाद फिर आप ऐसे चूज करते हैं कि आपने किस टॉपिक पे ऐसे लिखना है। प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी जो आपने 3 एसेस लिखने हैं 2.5 घंटे के, उसके अंदर भी आपने इसी तरह से टॉपिक उसी टाइम पे चूज कर। मैं बार 2.5 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि आप 2.5 घंटे का अपना टाइम फ्रेम रखेंगे ऐसे को कंप्लीट करने में, ही तभी आप ऐसे कंप्लीट कर सकेंगे। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है उससे लेके 30 से 40 मिनट तक आप अपनी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनका टॉपिक ऑफ चॉइस उनको उसी टाइम पे समझ आ जाता है कि ये हमने ऐसे प्रिपेयर किया और ये ऐसे आ गया पेपर के अंदर, तो फिर वो रन टाइम पे ही उसकी आउटलाइंस स्टार्ट वाले पेज से ही लिख देते हैं। बट इसका एक रिकमेंडेड मेथड है, वो रिकमेंडेड उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा सा सोच के लिखना होता है, जिन्होंने टॉपिक को ग्रास्प करना है, वो आखिरी पेज के ऊपर अपनी आउटलाइन से भी पहले एक रफ आउटलाइन बना लें और फिर उसको नीट करें। रिमेंबर, जो आप रफ आउटलाइन बनाएंगे वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन नहीं होंगी, सिंपल आपके पॉइंट्स होंगे जिनको आपने ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर उनको आपने कन्वर्ट करना है फर्स्ट पेज के ऊपर आउटलाइन के अंदर। अगर इस सारी एक्टिविटी के अंदर आप 30 से 40 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आपको मैंने कहा है कि आपने 2 से 3 एसेस घर के अंदर 2.5 घंटे के अंदर परफॉर्म करने हैं और उसके अंदर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। दैट इज़ आपने टॉपिक वहीं पे चूज करना है, आपने आउटलाइन से पहले प्री आउटलाइन रफ पेज पे बनानी है और फिर आपने आउटलाइंस बनानी है और फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। 2 घंटे आपका राइटिंग टाइम होगा। मिनिमम आपके पास 20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट आपने कंक्लूजन के लिए एंड पे आपने अपने पास सस्टेन्ड रखने हैं। बिल्कुल प्रेशर के अंदर कंक्लूड नहीं करना, बिल्कुल पैनिक होकर कंक्लूड नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट आपकी ऐसे होनी चाहिए कि आपके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड एग्जामिनर से वो 2 घंटे के रिटन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। लास्ट हाफ आवर के अंदर आप एस्से को खूबसूरत तरीके से सोच समझ के एक अच्छी
वे के अंदर आप उसको कंक्लूड करेंगे। अगर आपने कंक्लूड अच्छा नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली आपका ऐसे बेकार हो जाएगा। अगर आप कंक्लूजन नहीं दे सके तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि आप ऐसे का पेपर क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी देखी जा रही होती है कि आप 3 घंटे के अंदर ऐसे को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। जिस भी पॉइंट को आप बैक कर रहे थे थ्रू आउट द ऐसे, उसको आपने फिनिश कैसे किया। फिनिशिंग इज़ नेसेसरी इन द CSS ऐसे। अगर आप फिनिश या कंक्लूड नहीं कर सके तो अनफॉर्चुनेटली आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं। स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक को ग्रास्प करना लाजमी है। ये एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी कहा है और मैं आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि आपने अपना जो टॉपिक है उसको एसेंशियली समझना है। आपने ये नहीं देखना कि अगर मैंने ग्लोबलाइजेशन तैयार किया तो ग्लोबलाइजेशन पे कुछ भी पूछा है तो मैंने वो जितना टॉपिक अपना तैयार किया था वो सारा का सारा वहाँ पे छाप के आ जाना। ऐसा नहीं करना। इस बार ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी बच्चे फेल हुए, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए, क्योंकि उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर स्टिक नहीं किया। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की अगली पिछली सारी हिस्ट्री लिख दी। आपसे अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में प्रोज एंड कॉन्स पूछा गया, उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे आसान टॉपिक है कि आपको एग्जामिनर ने खुद बता दिया कि वो पूछ क्या रहा है। उसने कहा आपको ग्लोबलाइजेशन बताएं, उसके प्रोज बताएं, उसके कॉन्स बताएं, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, इससे नहीं हटना। अब आपका जितना ऐसे है वो आपके प्रोज पे होगा और कॉन्स के ऊपर होगा। उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लें आप, कैसे ग्लोबलाइजेशन, उसके प्रोज क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं उनके, और इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर उसके कॉन्स क्या हैं। बट आपने इसी पे स्टिक करना है, आपने ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री के अंदर नहीं चले जाना। अवॉइड वेग टॉपिक्स। ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक बड़ा आसान है और मैं थोड़ा सा हट के लोगों से टॉपिक अटैम्प्ट कर लेता हूँ, बट वो वेग है, वो 50% श्योर हो आप। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे का टॉपिक आया था, इफ व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक लेमोनेड, राइट। बड़ा यूनिक टॉपिक है, अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के, वो बड़ा अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिनकी ग्रामर अच्छी है, बट है थोड़ा सा वेक। देयर इज़ अ चांस, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी इसके अंदर है, और देयर इज़ अ चांस कि आपने जो भी लिखा है, आपने इसका जो भी मतलब निकाला है, एग्जामिनर इससे हट सकता है। तो फिर आप इसकी जगह कोई ऐसा टॉपिक जो कि पॉलिटिकल हो या करंट अफेयर्स के ऊपर हो, आर्गुमेंटेटिव हो, उसके ऊपर चले जाए। इस सबसे बढ़ के आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके पास ऑनलाइन बहुत सॉफ्टवेयर मौजूद है जहाँ पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और पैराग्राफ के ऊपर आपकी रिकमेंडेशंस आते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, जो बिल्कुल डोंट्स हैं ऐसे के, वो आपने बिल्कुल उनका ख्याल करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोहेरेंसी आपने कहीं नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट है, सडनली नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये बात करने लगे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन जो है उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट, एंड देन आप वापस आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के रीजनल इम्पैक्ट्स के ऊपर। इस तरह आपने टू एंड फ्रो मूव नहीं करना। आपका ऐसे जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। जो आपकी आउटलाइंस आपने पहले ड्रॉ की हैं वो भी कोहेरेंट वे में होनी चाहिए, ताकि आपने एक दफ़ा आउटलाइंस पे सोच समझ के बना ली है तो उसको आप फॉलो करते रहे थ्रू आउट द ऐसे आप फॉलो करते हैं। अगेन ऐसे के अंदर 2.5 घंटे का टाइम इसलिए भी है कि उसके अंदर आपको प्यास भी लग सकती है। उसके अंदर आपका इतना कंजेक्टिव लिखने के बाद जो ह्यूमन माइंड है वो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, थोड़ा सा डेविएट होने लग जाता है ह्यूमन माइंड। इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी 5-5 मिनट के आपके कुछ ब्रेक्स होंगे जहाँ पे आप मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने फिंगर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी रियल लाइफ के अंदर आपके पास होती है। तो घर पे आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर आपने ऐसे A to Z कंप्लीट फिनिश करना है। अगर आपने अपना ऐसे किसी को नहीं चेक करवाया तो किसी भी इंग्लिश टीचर को अपना ऐसे लाजमी चेक करवाएं, अपनी आउटलाइन लाजमी चेक करवाएं। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐसे प्रेपरेशन कर रहा है CSS की, तो आप उसके ऐसे आप इवेल्यूएट करें और आपका ऐसे वो इवेल्यूएट करें। एक न्यूट्रल माइंड इवेल्यूएशन के लिए लाजमी होता है, और आप अपना ऐसे खुद भी इवेल्यूएट करें। ऐसे पेपर के अंदर आउटलाइंस के अंदर कटिंग नहीं करनी। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अगर आप आउटलाइंस या फर्स्ट पेपर के ऊपर कटिंग ना करें, आप फर्स्ट पेपर ज़ाया ना करें, आउटलाइन स्टार्ट करें जहाँ से मेंशन किया हुआ पेपर वहाँ से स्टार्ट करें और प्रॉपर वे में आप आउटलाइंस लिखें। फर्स्ट 2 से 3 पेजेस के ऊपर आउटलाइंस के अंदर, और आपके फर्स्ट 2 पेजेस इंट्रोडक्शन वाले पेजेस के अंदर आपने कोई क्रॉसिंग नहीं करनी, कोई पेज नहीं स्किप करना, कोई कंप्लीट एक ऐसे की आउटलाइन लिख के दूसरे ऐसे की आउटलाइन नहीं स्टार्ट कर देनी। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव और रेड फ्लैग्स देते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट्स, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने स्मॉल मिस्टेक्स की हैं स्टार्ट ऑफ द पेपर के अंदर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए बड़े ख़राब रहे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आपने पढ़ा है, जितनी ज़्यादा आपने तैयारी की है, CSS ऐसे की तैयारी एक दिन में नहीं होती। ये थ्रू आउट CSS जर्नी आपने जितनी भी प्रेपरेशन की थी वो सारी प्रेपरेशन आपकी ऐसे के अंदर यूटिलाइज होगी। आपके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्रीट होने चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स बैक्ड होनी चाहिए। कोई रिसर्च पेपर के आप रेफरेंसेस दे सकते हैं,
कोई पॉलिटिकल पेपर्स, कोई पॉलिटिकल मैगजीन्स आपने इंटरनेशनल पढ़े हैं, उसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, बट हर आर्ग्यूमेंट को बैक आप बड़े स्ट्रॉन्ग वे में करेंगे। इन अ नटशेल एग्जामिनर रिपोर्ट्स को आप लाजमी पढ़ें, जो एग्जामिनर ने रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बातें बताई हैं उनको आप फॉलो करें, स्टैंडर्ड एसे की टेक्निक्स को फॉलो करें, आउटलाइंस आपने लाजमी बनानी है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आपने टाइम लगाना है। अगर आपने ऐसे कंक्लूड नहीं किया तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप ऐसे क्लियर नहीं कर सकेंगे। ऐसे की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 3 ऐसे आपने पेपर से पहले, कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले लिखना स्टार्ट करने हैं। प्रैक्टिस ऐसे आपने 2.5 घंटे के अंदर लिखना है और 2.5 घंटे के अंदर आपने स्टार्ट से एंड तक फिनिश करना है। टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रास्प 100% होनी चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है टॉपिक के अंदर और आपके पास कोई दूसरा टॉपिक मौजूद है तो आप ऐसा टॉपिक चूज करें जो कि क्लियर हो आपको। CSS ऐसे मेक और ब्रेक है CSS का। इसके अंदर रिस्क नहीं लेना, इसके अंदर आपने जुआ नहीं खेलना, आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंट डिसीजन नहीं ले लेना कि ये एक ऐसा टॉपिक है ये सब नहीं करेंगे तो ये टॉपिक मैं कर लूँगा तो मेरे बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आएंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे उसके ऊपर 110% यकीन है, अगर आप 110% कॉन्फिडेंट हैं तो आप उस ऐसे को अटैम्प्ट करें। अदरवाइज आपने वो टॉपिक अटैम्प्ट करना है जिसके ऊपर आपकी कमांड है। एक ऐसा टॉपिक जो कि वेग है, जो कि क्लियर नहीं है, आपको टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ये टॉपिक ऐसे इस तरफ जाएगा, ये एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी अजम्पशन है, तो ऐसे टॉपिक को आप अवॉइड करें और जिस पे आप 100% श्योर हैं आप वो टॉपिक पिक करें। अगेन स्टिक टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स के साथ स्टिक करें। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इंग्लिश का ये मतलब नहीं है कि आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें, उसके अंदर एक्सेसिव फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें। इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे देने कि वो CSS एक ऐसे की जगह रिपोर्ट बन जाए। इतने ज़्यादा फ्लावरी इंग्लिश आपने नहीं ऐड करनी कि वो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाए, वो कोहेरेंस ही ब्रेक हो जाए उसकी। हर पैराग्राफ के अंदर एक आपका आर्ग्यूमेंट होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी और उसकी एक एग्जाम्पल होगी। ये तमाम ऐसे की टेक्निक्स हैं। CSS से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। CSS के अलावा प्रोडक्टिविटी की, टाइम मैनेजमेंट की और स्टडी टिप्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी बनाएंगे। अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर लाजमी दें और ऐसे रिलेटेड या CSS रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट के अंदर मेंशन करें। थैंक यू।